नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अपन लोग विचार करेंगे एक कक्षा पर जिसका नाम है अपन हिंदी की कक्षा पढ़ेंगे और उसमें हिंदी की कक्षा में हम संधि को पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, वैसे तो अपनी सारी कक्षाएं लाइव चल रही है और अपनी जो लाइव कक्षा हिंदी की हुई है या पिछली जो कक्षा, उस कक्षा में थोड़ी तकनीकी समस्या आई थी, बीच बीच में अदृश्यता की स्थिति बनी थी, है ना, कुछ आवाज भी कट रही थी। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि विद्यार्थियों को कुछ चीजें, वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण कक्षा थी क्योंकि इसी के ऊपर आगे संधि निर्धारित है, एक संधि का पूरा प्रकार इसी पर निर्धारित है। तो फिर मैंने आप लोगों के सहूलियत के लिए, आप लोगों के हितार्थ के लिए आपको, है ना, ये कक्षा मैंने एक तरीके से दोबारा दी है। ठीक है, तो ध्यान दे, यह कक्षा, इस कक्षा का सीधा सा, है ना, मतलब एक प्रकार से तात्पर्य यही है कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। तो मैं पूरी संधि की कक्षा को एक तरीके से हमने जो पढ़ा है उसको मैं रिवाइज कर रहा हूं और आपको, यानी कि सारी जो कक्षा कहीं बीच में कोई दिक्कत आ रही है वो सारी दिक्कत अब आपकी दूर हो जाएगी। तो साथियों, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमारा जो बिंदु था वो कौन सा था? संधि। संधि के बारे में हम पढ़ रहे हैं और पहली कक्षा में हमने ये पढ़ा कि संधि के अर्थ, है ना, संधि का हमने ऐसा भी पढ़ा कि संधि शब्द का विलोम है वो कौन सा है, और फिर हमने ये पढ़ा कि, है ना, संधि की आवश्यकता क्यों पड़ी, शब्द रचना की इकाई संधि होती है, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय। और उसके बाद हमने खूब सारी बातें बताई कि मेल, प्रथम पद, द्वितीय पद वाली बात भी मैंने बताई, है ना, गौण संधि, प्रधान संधि की हमने बात की है। ठीक है, अब हम बात करेंगे साथियों संधि की, है ना। तो हमने यदि कि हमें शुरू यहां से करना है परिभाषा, यानी आज का अपना जो बिंदु है संधि है ही। तो सबसे पहले परिभाषा को हम लेते हैं। तो परिभाषा हमें पता है, परिभाषा क्या है? बहुत आसान है, दो वर्णों के योग से, दो वर्णों के योग या मेल, बात एक ही है, से जो विकार या बदलाव या परिवर्तन, ध्यान देना, दो वर्णों के योग या मेल से जो विकार या परिवर्तन, ना, विकार होता है, उत्पन्न होता है या होता है, उसे संधि कहते हैं। इस परिभाषा को आपको रटने की कहीं आवश्यकता नहीं थी, कल हमने सारी बात की, संधि कहते हैं। ठीक है, यहां तक की बात हुई। अब देखिएगा साथियों, हम इसी चीज, यहां से मैं परिभाषा आपको क्यों लिखाई है, आप सब अच्छी तरह से इस परिभाषा को जानते भी होंगे क्योंकि इस परिभाषा से ही हम अपनी कक्षा को आगे सुचारू रूप से क्या है चलाने की पूरी क्या कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कैसे देखिएगा, यानी हमें संधि पढ़ रहे हैं। बात अब हमने यहाँ क्या पढ़ी, इस परिभाषा में गौर करने वाले शब्द एक तो ये है ना, वर्णों का। यहाँ पर योग किसका हो रहा है? वर्णों का, है ना। और वर्णों का हो क्या रहा है? योग या मेल। ये तो एक ही बात है, या तो योग कह दो, मेल कह दो, जुड़ाव कह दो, मिलन कह दो, समझौता, कोई भी आप नाम ले सकते हो। और एक है विकार, है ना। होना क्या है? विकार होना जरूरी है। तो ये जो शब्द है इन पर गौर करने वाली बात है। ठीक है, ये तो ठीक, आप जान भी गए। अब मूल बात ये है मित्रों, संधि किसे कहते हैं? ये संधि की परिभाषा है, दो वर्णों के योग या मेल से जो विकार उत्पन्न होता है इसे संधि कहते हैं। तो यहाँ मतलब विकार किसमें उत्पन्न होता है? वर्णों में। किसमें उत्पन्न होता है भाई? वर्णों में। तो वर्ण शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसी वर्ण शब्द का हम एक वचन करें तो ये, है ना, वर्णों का एक वचन करें तो क्या हो गया? वर्ण हो गया। ठीक है, अब आपको कोई पूछ ले, अब आपको जानना चाहिए क्योंकि यही चीज है, इस प्रकार आप समझ सकते हो इन चीजों को ना बारीकी से। वर्ण हमें पता है, वर्ण कितने होते हैं? दो। कितने होते हैं भाई? दो। कौन कौन से? एक तो आपका स्वर और दूसरा आपका कौन सा? व्यंजन। दूसरा आपका कौन सा? व्यंजन। यानी संधि स्वर और व्यंजन का योग हो सकती है। मैं ऐसा कह सकता हूं क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? दो वर्णों के योग। ठीक है, दो वर्ण, और वर्णों को हम क्या कह सकते हैं? स्वर या व्यंजन। ठीक है, वर्ण दो होते हैं, स्वर या व्यंजन।
तो अब ये बात हो सकती है कि है ना स्वर का स्वर के साथ भी योग हो सकता है, स्वर का व्यंजन के साथ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब स्वर व्यंजन का आपस में योग ही क्या है, संधि है। स्वर व्यंजन का कहीं पर योग है तो क्या है, वही संधि है। ठीक है, विसर्ग की अपन भी बात करेंगे कि विसर्ग के साथ व्यंजन स्वर का योग होता है। ठीक है, अब देखिएगा ये बात मैंने आपको बताई है, इसी से हमारे ये जो है ना श्रृंखला क्रमबद्ध है उसको हम शुरू करते हैं। तो जब ये मैंने आपको वर्णों की बात बताई, फिर वर्ण कितने होते हैं, 2 स्वर व व्यंजन। तो अब हमारी मूल बात क्या है, एक तो स्वर है, एक है व्यंजन, यानी ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है ना। यहीं से आगे की श्रृंखला शुरू होती है। सबसे पहले मैं अगर पहली स्थिति की बात करूं तो वो स्थिति क्या बनती है, देखिएगा वर्णों का अपन लोग क्या कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं। ठीक है, तो और वर्ण कौन कौन से थे, स्वर व व्यंजन होते हैं, सब जानते हैं। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले अगर मैं यह मेल करना चाहूं तो जैसे मैंने लिख दिया स्वर, स्वर योग या धन। ठीक है, स्वर धन मैंने क्या लिख दिया, स्वर। अगर स्वर के क्या जुड़े, स्वर जुड़े। ठीक है, पहली स्थिति ये बनती है संधि में। ठीक, दूसरी बात अगर स्वर की बात है ना, देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे आप लोग क्या समझोगे। अभी मैंने संधि के कहीं पर भी भेद नहीं बताए ना, संधि के कितने भेद होते नहीं बताए हैं। आप जानते हो, सामान्य रूप से आप अच्छी तरह से जानते हो कि स्वर व्यंजन और विसर्ग होता है, जानते हो। लेकिन ये बना क्यों, कैसे बनकर आ रहा है, वास्तव में इनकी उत्पत्ति कहां से हो रही है वो देखिएगा। तो स्वर, उसके बाद आप ये स्वर देख रहे हो, आप इस स्वर को वापिस यहाँ लिख सकते हो। स्वर को स्वर के साथ तो मिला दिया, तो अब स्वर को आगे आप किसके साथ योग करोगे, व्यंजन के साथ। किसके साथ भाई, व्यंजन के साथ। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसी प्रकार है ना। अब देखो स्वर को स्वर के साथ मिला दिया, स्वर को व्यंजन के साथ मिला दिया, काम पूरा हुआ। तो अब ये व्यंजन खुद है, व्यंजन को पहले खुद के साथ मिला दो, है ना। तो ये लो स्वयं के साथ मिला दिया, व्यंजन योग व्यंजन। ठीक है, व्यंजन योग व्यंजन। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब उसके बाद आप देखो व्यंजन योग व्यंजन। अब ये जो व्यंजन है ये स्वर के साथ भी तो मिल सकता है ना, क्योंकि स्वर उनके साथ मिल रहा है, तो ये बात तो ठीक है। तो अब ये अदला मतलब इनका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, स्वर उधर जा सकता है, व्यंजन इधर आ सकता है। यहाँ पर स्वर इधर था, स्वर और व्यंजन दोनों को मिला दिया, लेकिन अब इनका स्थान भी चेंज हो सकता है। आप व्यंजन इधर ले आओगे, ये देखिएगा, यानी व्यंजन यानी धन चिन्ह के आगे, यानी अपन कह सकते हैं प्लस चिन्ह के इधर, है ना, इधर भी क्या आ सकता है, व्यंजन आ सकता है, और उधर क्या, स्वर। ठीक है, ये आपकी चौथी स्थिति बन गई। पहली स्वर स्वर, दूसरी स्वर व्यंजन, तीसरी व्यंजन व्यंजन, चौथी व्यंजन स्वर। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अगर आपने पिछली कक्षा जरूर देखी है तो आपको वास्तव में ये पूरा समझ में आ गया। दोबारा रिवाइज का मौका दे रहा हूं बेहतर तरीके से ना। उसके बाद ये देखिए व्यंजन स्वर अनाय हो गया, तो 3 ऐसी स्थिति बनाई। अब देखिएगा, अब एक महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान रखनी है, यानी हिंदी वर्णमाला में हम पढ़ते हैं, है ना, यानी कि स्वर तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन स्वर जब पूरे होते हैं, आ पढ़ते हैं, तो लास्ट में कहते हैं, है ना, अंग और अ, अंग और अ 2 नाम लेते हैं। तो एक तो है ना, वहां पर हमारा 2 प्रकार की हम बात करेंगे, है ना, अनुस्वार और अनुनासिक की भी बात करेंगे, अलग अलग प्रकार की सारी बातें हम करके वर्ण मतलब वर्ण जब पढ़ रहे थे वहां पर करके आ चुके हैं। लेकिन ध्यान देना, एक हमारे साथ जो वस्तु होती है स्वर और व्यंजन के अलावा, वो है विसर्ग। क्या है, विसर्ग। ये अलग से आपको थोड़ा लाना होगा, विसर्ग। और इसका चिन्ह आप सब लोग जानते होंगे, हम इस प्रकार इसका चिन्ह क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये जो विसर्ग भी होता है। अब एक चीज ध्यान रखना, विसर्ग में भी इनका मेल होता है, किसका, इनका। तो विसर्ग के साथ सबसे पहले तो क्या मिलाएंगे, स्वर। तो देखो 1 नंबर मैंने लिख दिया विसर्ग, और उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, स्वर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, व्यंजन। देखो वापिस विसर्ग लिख दिया, ये लो विसर्ग, क्योंकि विसर्ग को दोनों के साथ जोड़ेंगे, या तो स्वर के साथ या व्यंजन के साथ। ठीक है, तो ये यहाँ पर किसके साथ जोड़ दिया, व्यंजन के साथ जोड़ दिया। अब साथियों आपके दिमाग में ये प्रश्न है ना, बहुत तीव्र गति से है ना आया है कि विसर्ग स्वर, विसर्ग स्वर, क्या इसी प्रकार जैसे यहाँ व्यंजन में बात था, क्या इसमें अदला बदली हो सकती है कि विसर्ग उधर जा सकता है और स्वर इधर आ सकता है? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात है, हर जगह लिखी हुई नहीं मिलेगी आपको, समझने वाली बात है।
क्योंकि विसर्ग कभी भी धन चिन्ह के आगे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इसका सीधा सा कारण यह है साथियों कि विसर्ग जो होता है अयोगवा वर्ण होता है। क्या होता है? अयोगवा वर्ण होता है। और ये हमेशा ही स्वरों के द्वारा ढोया जाता है। किसके द्वारा? स्वरों के द्वारा ढोया जाता है, व्यंजन वर्णों के द्वारा नहीं ढोया जाता। तो पहले स्वर के तुरंत बाद आता है, यानी पहले नहीं आता। ये थोड़ी सी देख लेना। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा, अगर आपके समझ में आ रही है तो देखिएगा। हमने शब्द लिख दिया अतः, है ना। खूब सारे शब्द हम काम ले सकते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं और फिर क्या लिख देते हैं? एव लिख देते हैं ना। अतः प्लस एव, अतएव हम कर देते हैं, यानी यहाँ पर हम विसर्ग को ज्यों का त्यों ही रख देते हैं। लेकिन बात ये देखो अतः, और यहाँ पर ये आया क्या? आपका विसर्ग, ठीक है। और ये जो विसर्ग है ना साथियों, ये अकेला नहीं है, ये वास्तव में इस तय यानी ए है, यहाँ ए के साथ जुड़कर आया क्या? विसर्ग आया, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रख लेना। तो इसलिए अब आप इसको इधर नहीं कर सकते, अब आप इसको ये नहीं कर सकते। आप कहें नहीं भाई संधि तो करेंगे हम, यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ आपका विसर्ग लगा देंगे और यहाँ हम एव लिख देंगे। तो ये तो आपने सब कुछ ही क्या कर दिया? नियमों की धज्जियां उड़ा दी है। तो ये बात आप ध्यान रखना। इस वजह से धन चिन्ह के पहले विसर्ग का प्रयोग नहीं कर सकते। योग के पहले विसर्ग का प्रयोग पहले कर सकते हैं, बाद में नहीं कर सकते। ये धन पहले कर सकते हैं, बाद में नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसलिए ये विसर्ग दोनों इधर रहेंगे और इधर स्वर या व्यंजन को जोड़ सकते हैं। अब देखो, ये इतनी बात आपके समझ में आ गई। तो अब मैं आपको जो महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं वो क्या है, वो देखिएगा। सबसे अच्छी बात यह है स्वर। कौन सा? स्वर। अब देखो, यहां मैं आप लोगों को अभी तक मैंने ये नहीं बताया है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, अभी मैंने बात नहीं किया है। अपने आप ही बताओगे कितने होते हैं। पहली स्थिति बनी है स्वर और स्वर का मेल। स्वर और स्वर का मेल क्या होगा भाई? स्वर ही तो होगा, ठीक है। स्वर और स्वर का मेल यानी योग होगा। तो स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल क्या होगा? स्वर। दूसरी स्थिति ध्यान देना, इसको आप इस प्रकार पढ़ोगे, जब भी है ना नीचे से पढ़ोगे तो और बेहतर तरीके से दिमाग में आएगा। विसर्ग के साथ अगर स्वर और व्यंजन का मेल हो रहा है तो वहां आपकी संधि क्या होगी? हना। मतलब विसर्ग के साथ हो रहा है तो यहाँ प्रधान क्या है? विसर्ग है, तो आप यहाँ विसर्ग लिख सकते हो, ठीक। इसी प्रकार आप देखो, स्वर और स्वर, केवल स्वर है तो वो आपका क्या है? स्वर है। तो बचे हुए तीनों चीजें जहां पर भी व्यंजन का नाम आ जाए, अब आप ये मैंने कह दिया व्यंजन ये रहा, ये व्यंजन रहा और ये व्यंजन रहा। व्यंजन होंगे वो आपके क्या होंगे? व्यंजन संधि होंगे। मैंने ये कह दिया, बिल्कुल गलत कह दिया। अगर व्यंजन से व्यंजन संधि हो जाती है ना, व्यंजन नाम आते ही संधि, तो ये क्या है? ये भी व्यंजन है। स्वर इधर भी है, स्वर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर नहीं। ऐसी स्थिति होनी चाहिए, स्वर के साथ केवल स्वर मिलेगा तो स्वर संधि होगी। अगर स्वर के साथ व्यंजन भी मिल सकता है, व्यंजन के साथ व्यंजन और व्यंजन के साथ स्वर, तो ये जो तीनों स्थितियां बनेगी किसकी? व्यंजन की। और पहले दोनों विसर्ग, उसके बाद विसर्ग के बाद चाहे स्वर आओ चाहे विसर्ग के बाद व्यंजन आओ, तो आपका क्या है? विसर्ग। ये मैंने तीन, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अभी हम वर्णों पर ही घूम रहे हैं, है ना। ये वर्ण पहला स्वर और दूसरा व्यंजन और तीसरा हमने विसर्ग की बात कर ली है। अगर ये चीज आपने समझी है तो यहाँ अब मुझे प्रकार बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि यानी कि कितने प्रकार होते हैं, यानी संधि के कितने प्रकार होते हैं, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं बची। आप खुद ही जान गए कि इसके 3 प्रकार होते हैं। और 3 कौन कौन से होते हैं? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब साथियों देखिएगा, मजा है ना, मतलब मजे वाली बात यहाँ पर यह है, अब आपको परिभाषा भी नहीं याद करनी, रटना ही नहीं। अगर आपने ये 6 स्थितियां, कितनी 6? एक तो स्थिति आपकी स्वर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, 6 स्थितियां हैं। 2 आपकी विसर्ग में रहेगी, 3 आपकी व्यंजन में, 1 आपकी स्वर में। अगर ये पता है, एक भी परिभाषा नहीं याद करनी पड़ेगी, अपने आप हो गया। देखो परिभाषा ऐसे बना सकते हो आप लोग, कभी भी मैं आपको बता देता हूँ, परिभाषा होती नहीं है बल्कि उसको बनाया जाता है, ठीक है। और कई रूपों में बनाया जाता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलती है, अलग अलग अध्यापक भी अलग अलग बताता है। यहाँ तक कि
मैं अब आपको है ना ये परिभाषा बता रहा हूं। अगर मैं दूसरी कक्षा लूंगा तो वहां थोड़ा सा मैं बदलाव कर दूंगा, लेकिन मूल जो उद्देश्य है वो आपका यही रहने वाला है, मूल सार तो वही रहने वाला है। ठीक है, तो ये देखिएगा है ना, इस प्रकार सवर और सवर सवर। अब देखो परिभाषा क्या बनी, सवर संधि की क्या बनी कि जब सवर वर्ण के साथ सवर वर्ण का मेल होता है तो वहां कौन सी संधि होती है, सवर संधि। अगर सवर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण का, अगर है ना सवर वर्ण के साथ व्यंजन और व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन और व्यंजन वर्ण के साथ सवर का मेल होगा तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। और जब विसर्ग के साथ सवर या विसर्ग के साथ व्यंजन का मेल होगा तो कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार है साथियों, यही से निकला। एक बार फटाफट देखिए परिभाषा, 2 वर्णों के है ना योग के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि। वर्णों की बात की, वर्ण दो सवर और व्यंजन। साथ में विसर्ग की हमने बात की, अयोग्य वर्ण है जो केवल स्वरों के द्वारा ढोया जाता है, व्यंजन वर्णों के द्वारा कभी भी ढोया नहीं जाता। व्यंजन वर्ण का क्या मतलब समझे, स्वर का क्या मतलब समझे कि जैसे मान लो अब आपने ये देखा है, ये क्या है, क है। अब आप इसको क्या मानोगे, ये वर्ण है, लेकिन कौन सा वर्ण है, ध्यान देना ये व्यंजन वर्ण है। ठीक है, अब क्या वास्तव में ये अकेला व्यंजन है, नहीं है, क्योंकि इसके साथ क्या है, स्वर है। अगर सुन लो, अगर इसको हम व्यंजन कहते हैं तो अब देखो, अब आपका ये क्या बन गया, व्यंजन, लेकिन इसमें आपने स्वर लगा दिया तो ये क्या बन गया। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, वर्ण विचार आपने पढ़ा होगा, तो इस चीज को भी आप नोट करें कि ये जो अब ये जो क्या है, स्वर सहित है, तो इसके अगर हम क्या करें, ये है ना विसर्ग का प्रयोग करें तो ये विसर्ग किस में आया है, ए में आया है। किस में आया है, ए के लगा है, न कि क। अगर ये क हलंत होता, आप मुझे ऐसी कहीं पर भी स्थिति दिखा देना, कहीं पर भी नहीं होगी, कोई भी वर्ण आपको ऐसा नहीं मिलने वाला कि आपने पै लिख दिया है और हलंत है और यहाँ ऐसा लग गया है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको जो बात बताई है वो अमोघ है भाई। ठीक है ना, उसका कोई तोड़ है नहीं किसी के पास, तो ये नियम आपको याद रखने हैं। अब देखिएगा, मैं इसी कहानी को और आगे ले चलता हूं। परिभाषा की हमने बात कर ली है और उससे जुड़े हुए सारी संधियों की परिभाषा सिर्फ 5 ही मिनट में और एक बोर्ड पर आपको बताई है। अगर आप थोड़ा सा भी विश्वास करके पढ़ोगे, अगर आपको बेहतर लग रही है तो आप ये काम तो आप करोगे साथियों। लाइव कक्षा चल रही है, उसमें ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को जोड़िएगा, और अगर आपको अच्छी चीजें लग रही है ना, तो आप कमेंट वगैरह भी किया करो ताकि हमारी भी ऊर्जा बने, और आप लोग सब्सक्राइब भी किया करो है ना, और लाइक तो हर हाल में किया करो, क्योंकि जब आप देख रहे हो तो लाइक करने में क्या आपका पैसा थोड़ी लगता है। तो परिभाषा की बात की, तो अब बात आ गई है ना, अब अपने आप आ गई, यानी मैंने तो की नहीं, अपने आप ही आ गई संधि के भेद। संधि के भेद, ध्यान देना भाई, बात क्या आ गई, संधि के भेद। मैं थोड़ा सा उसको ऊपर लिखता हूं, परिभाषा को हम मिटा देते हैं। ये देखिएगा अपना बिंदु है अब संधि के भेद। संधि के भेद, ठीक है, संधि के भेद की बात करेंगे साथियों, तो अब हमें यहां पर जानना होगा। अभी मैंने आपको 3 बताया है, तो यहां मैं आपका ज्यादा समय कुछ नहीं लेने वाला। संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, और 3 कौन कौन से होते हैं वो आप लोग जान गए होंगे। एक तो आपकी कौन सी संधि, स्वर संधि, दूसरी आपकी कौन सी, व्यंजन संधि, और तीसरी आपकी कौन सी, विसर्ग संधि। ठीक है, तो ये हुई बात पूरी है ना। व्यंजन, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, सारी स्थितियां बताई है। अब हमें 1 नंबर बिंदु लेना है साथियों, कौन सा, स्वर संधि। कौन सा लेना है, स्वर संधि। अब मैं फटाफट इसी को आगे बढ़ाता हूं, स्वर संधि को लेता हूं, यानी संधि के 3 भेद। तो पहला अपना कौन सा है, स्वर संधि। अब आपसे कोई पूछ ले स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है, पिछली आपने मात्र 10 मिनट की कक्षा अगर आपने ली है तो मुझे नहीं लगता अब आपको आती नहीं है। क्या आप कितनी परिभाषा बना सकते हो। स्वर संधि की स्पष्ट एक ही परिभाषा बनती है, इसमें कोई ज्यादा दोहराई नहीं है। स्वर संधि, स्वर का स्वर के साथ मेल है ना। अगर आप इसकी विस्तार से लिखना चाहते हो तो हो जाएगा स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल।
स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। अब बार बार अगर आप विकार न लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि विकार तो होगा ही होगा। तो स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं। ये परिभाषा मैंने लिखा दी है। ये परिभाषा आपको अब जो आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इसमें तो आवश्यकता नहीं, या तो आप स्कूलिंग जब पढ़ोगे विद्यालय जीवन में, या फिर आप आरएस वगैरह की तैयारी करोगे तो आरएस मेंस में आपको ये परिभाषा पूछी जाएगी शब्दों के माध्यम से। इतने शब्दों में आप लोग उत्तर दो तो वहां आप लोग दे देना, ठीक है। आपने दो चीज याद रखी है। अब इसको याद रखने के लिए कुछ भी नहीं है। स्वर वर्ण के साथ किसका स्वर वर्ण का मेल होगा, बस इतनी सी बात याद करनी है। विकार तो होगा ही होगा क्योंकि संधि में होता है। अब देखिएगा, मैंने अभी भी यहाँ स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? भाई स्वर संधि के उपभेद होते हैं, देख तो, है ना। अगर हम स्वर संधि की बात करें तो मैं यहां लिखता हूं स्वर संधि के उपभेद, ठीक है। उपभेद अगर अपन बात करें कि स्वर संधि के कितने उपभेद होते हैं, तो साथियों ये स्वर संधि की 5 स्थितियों के आधार पर कितने उपभेद होते हैं? 5। मैं आपको इन 5 भेदों का नाम नहीं बताऊंगा, ये नाम मुझे आप बताओगे। मैं आपको कुछ ऐसी चीज बता दूंगा जिससे आप खुद ही बता दोगे कि इसका नाम ये है। इसका नाम क्या है? ये है। तो देखिएगा, हम इसके मूल में ही चले जाते हैं, इसकी जड़ में ही चले जाते हैं, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं हो, ठीक है। रट्टा पजंती से छुटकारा, 100% छुटकारा कहाँ मिलता है? ये अपना कोचिंग चैनल है ना, किसका? हंसवाहिनी का जो चैनल है हमारा, ठीक है। रट्टा पजंती से 100% छुटकारा। तो हमें स्वर संधि है, स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? 5। अभी मैंने एक भी भेद का नाम नहीं लिखा है, मैंने केवल इसकी परिभाषा आपको सामान्य तौर पर बताई है। आपको रटना नहीं है, सवाल 2 ही चीज याद रखनी है। और इसके भेद कितने होते हैं? 5 भेद। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। अब ये 5 भेद कौन कौन से होते हैं? मैं अभी इसका आपको नाम नहीं बता रहा हूं, ठीक है। ये 5 भेद कौन कौन से होते हैं, इनको आप लोगों को क्या करना होगा? खुद ही बताना होगा। ये 5 भेद होते कौन कौन से, ठीक है। तो देखिएगा साथियों, ये लो मैंने 5 डिब्बे तैयार कर दिए। अब आप जानते हो, वास्तव में आपने इतना तगड़ा रट रखा है कि फटाफट बता दोगे कौन कौन से होते हैं, लेकिन नहीं, अभी हमें यहाँ बहुत कुछ करना होगा। स्वर संधि की शर्त क्या थी? स्वर के साथ क्या मेल होगा? किसका योग होगा? स्वर का। तो मामला किसका है? स्वर का ही है। दूसरे वर्ण का कोई यहाँ ताल्लुक नहीं, न तो व्यंजन की जरूरत, न हमें विसर्ग की जरूरत। मामला स्वर में ही क्या हो रहा है? निपट रहा है। यदि घर में जब मामला निपट रहा है तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्वर। तो अब हमें एक बात तो ये आभास हो गया कि यहाँ हमें स्वरों की जरूरत होगी। और स्वर हिंदी में कितने होते हैं भाई? हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11। अब इन 11 स्वरों को लोग देखो अंदर से, इसी प्रकार ये पद्धति से आप पढ़ने की कोशिश तो करो। आनंद नहीं आ जाए तो मुझे फिर कहना आप लोग, है ना। ए आ देखो स्वर लिख रहे हैं, आप सोच रहे हो कि ये भी लिखना पड़ता है क्या? बिल्कुल, है ना। आप सोचो इतने बड़े हो गए फिर आ लिखनी शुरू कर दी है, बचपन से लिख रहे हैं। कितने भी बड़े हो जाना आप लोग, है ना, इस सृष्टि के सबसे बड़े हो जाना, लेकिन फिर भी आपको इनकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। ए आ, उसके बाद ई, इसके बाद दीर्घ ई, उसके बाद उ, है ना, ह्रस्व है, उसके बाद उ, उसके बाद री। ध्यान देना भी, री जो स्वर है अगर भाषा शास्त्रियों की माने तो आधुनिक ऑथेंटिक रूप में तो मान्य ही नहीं है ना। वहां तो आगत स्वर आ को स्वीकार कर लिया गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये हमें मानना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे शब्दों की संरचना इससे हुई है। उसके बाद अगर बात करें तो क्या हुआ? ए, उसके बाद ऐ, ए के बाद क्या है? ऐ, उसके बाद ओ, और उसके बाद क्या होगा? औ। क्या हो जाएगा? औ, ठीक है। तो ये अपने स्वर हुए कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
हमें 11 स्वरों की जरूरत है, संधि करनी है। कैसे करेंगे देखिएगा, एक इस तरीके से करेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में भी आ जाएगा। अगर पिछली कक्षा देखी है तो भी, नहीं देखी है तो भी, ठीक है। अभी मैंने ये 5 भेद है ये नहीं बताए हैं, मैं तो ये बता रहा हूं कि स्वर स्वर का मेल हो रहा है। स्वर कितने होते हैं? कुल 11 स्वर। हिंदी की बात कर रहा हूं मैं, नया या मैं कई मूल भाषा के विद्यार्थी हो सकते हैं, ये सोच लें कि संस्कृत में कितने होते हैं, वो कितने होते हैं, सारी बात मैं आपको बता चुका हूं। अगर ये आपको देखना है तो आप है ना फटाफट जैसे ही ये कक्षा पूरी हो, हंस वाहिनी के YouTube चैनल में आप जैसे आप ये देख रहे हो वहां जाइए और वहां पर प्ले लिस्ट सर्च कीजिए और प्ले लिस्ट में फटाफट जाइए। हिंदी के जो वहां कक्षाएं डाल रखी है, आरंभिक कक्षाएं देखिए, वर्ण विचार के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। तो कुल स्वर 11 है और अपन हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी में 11 है, संस्कृत में अलग है, प्राकृत में अलग है ना। अगर हम पाली की बात करेंगे, पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उनमें भी अलग अलग है, ठीक है। अब देखिएगा ए आ ई उ री ए आई ओ औ। अब यहाँ मैं क्या बताना चाहता हूं, अगर मैं आपको ये बताना शुरू कर दूं कि ए के साथ ए का योग हो तो क्या होगा? आ। ए के साथ अगर आ का योग होगा तो भी आ, अगर आ का आ के साथ होगा तो भी आ, ठीक है। आ का ए के साथ होगा तो भी क्या? आ। मतलब किसी भी स्थिति में आपका उत्तर क्या आने वाला है? आ, ठीक है। तो अब मैं उसी प्रकार बताता हूं जिस प्रकार हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है। ए या आ, गौर करना भाई, जब ये ए या आ दोनों आपस में मिल रहे हैं, चाहे किसी भी स्थिति में, चाहे पहले ए हो चाहे आ हो, ठीक है, दोनों मिल रहे हैं, चाहे ए खुद मिल रहे हैं या आ मिल रहे हैं, तो आपका अंतिम परिणाम क्या आएगा? आ, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि जब हमने बात की ई और उसके बाद किसकी बात की? ई, और ये दोनों जब क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं, तो यहां पर भी आपका अंतिम परिणाम क्या आएगा? ई, मतलब क्या हो गया? दीर्घ ई। और उसी प्रकार जब आप ऊ व क्या पढ़ो? ऊ पढ़ो, ये दोनों आपस में मिले, चाहे ये है ना, मतलब ये खुद मिल जाए अपने आप से या एक दूसरे से मिले, पहले कोई मिले या बाद में कोई मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। छोटा बड़ा किधर भी हो सकता है, कैसे ही हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी आपका उत्तर बड़े वाला ही आने वाला है, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो री स्वर है, संस्कृत में अगर देखें तो री और री मिलकर री हो जाती है, ठीक है। वहां मतलब ये इस प्रकार की ध्वनि पहले थी, अब इसकी ध्वनि भी चेंज हो गई है। अब इसका उच्चारण तो किसकी तरह हो रहा है? वो व्यंजन की तरह हो रहा है, री ध्वनि की तरह हो रहा है, लेकिन फिर भी साथियों ध्यान देना, अब तो इस प्रकार हो रहा है तो ये स्वर ही नहीं है, व्यंजन है। आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार अगर हम देखें तो, लेकिन फिर भी हमें इसको पढ़ना ही होगा, ठीक है। ये बात आप साथ साथ में याद करते जाए, ज्यादा आप यहाँ कंफ्यूज क्रिएट करना ही नहीं आपको। कितने स्वर होते हैं? 11। अब देखिएगा, यहां आपने एक ही काम किया। क्या काम किया? ए के साथ आ जोड़ दिया, आ, मतलब ए आ। स्वर कौन सा? आ कौन सा स्वर है बताइए? दीर्घ स्वर है। तो यहां बात क्या हुई है? दीर्घ की। किसकी बात हुई है भाई? दीर्घ की, ठीक है। और जब अपन इधर भी बात करें, देखो ये तीनों स्थितियों की बात करें, यहाँ आ दीर्घ स्वर, इधर ई और ई मिलकर क्या हो गया? ई दीर्घ हो गया, इधर भी ऊर और मिलकर क्या हो गया? दीर्घ हो गया। कहने का तात्पर्य तीनों स्थितियों में क्या परिणाम निकला? दीर्घ हुआ। यहाँ योग से जो उत्तर निकला वो क्या हुआ? दीर्घ हुआ। तो साथियों अब आप मुझे बता सकते हो, ये मतलब संधि की पहली प्रक्रिया है, स्वर संधि की पहली प्रक्रिया हुई है। ए आ आपस में मिलो, चाहे एक दूसरे से मिलो, चाहे खुद से मिलो, उत्तर क्या आने वाला है? आ, मतलब दीर्घ आएगा, बड़ा है वही आएगा, इसमें भी दीर्घ है वही आएगा, इसमें भी दीर्घ है वही आएगा। तो आपकी कौन सी संधि हुई? दीर्घ। क्या आप इस विकल्प को यहाँ भर सकते हो कि स्वर ना संधि के कितने भेद होते हैं? 5। क्या आपका ये पहला भेद सही है? बिल्कुल आपका ये पहला है, ये आपका दीर्घ स्वर संधि आपका पहला भेद है, ठीक है। देखिएगा, हमने ये अभी पहली स्थिति पढ़ी है किसकी? स्वर संधि की, है ना। बात हम स्वर संधि की बात कर रहे हैं कि ए और आ मिलकर के क्या हो गया? आ। उसके बाद ई और ई मिलकर के क्या हो गया? ई। ऊ और ऊ मिलकर के क्या हो गया? ऊ। चाहे किसी भी स्थिति में मिलो तो ये अपनी पहली स्थिति हो गई, ठीक है। मैंने आपको बताया इसमें अंतिम परिणाम क्या आता है? दीर्घ आ रहा है आ, इसमें अंतिम परिणाम भी दीर्घ आ रहा है, ई दीर्घ ई, और यहाँ पर भी दीर्घ ऊ, इसलिए ये क्या हो गया? दीर्घ, ठीक है। तो एक नाम भी हमने लिख दिया। अब देखिएगा दूसरी स्थिति में आपको बताता हूँ, यहीं पर थोड़ी सी देखने वाली बात है।
देखिएगा, अभी तो हमने ए और आ, ई और ए और उ को स्वयं से मिलाया, यानी अपने ही समान स्वरों से मिलाया, तो है ना इसे दीर्घ कहते हैं, है ना, दीर्घ हो जाता है, दीर्घ स्वर संधि। लेकिन इधर देखिएगा अब क्या होता है, ये ए और आ दो, ठीक है, ए और आ ये क्या करेंगे, योग करेंगे किसके साथ, ई और ई से। गौर करें भाई, ए और आ योग, इनका योग होगा, यानी कि इनका योग हो जाएगा भाई किसके, इन आपस में, जब ए आ के बाद में ई आए तो पहली स्थिति। दूसरी स्थिति देखो, मैं दोनों चीज आपको बता देता हूं। दूसरी की जब ए आ के बाद में उ आए तो, यानी इनका क्या होगा, योग होने के बाद जो विकार होगा बात करेंगे। और उसके बाद मैंने बताया कि जब ए आ के बाद, यहाँ गौर करने वाली बात है ना, कि भाई ए आ के बाद में ई आए तो, है ना, ये योग है, क्या परिणाम आएगा अभी मैंने नहीं बताया है। इसी प्रकार ए आ के बाद में उ आए तो, और इसी प्रकार ए आ के बाद में री आए तो, ठीक है, ए आ के बाद में क्या आए तो, री आए तो क्या होगा, देखिएगा, अगर ए आ के बाद में ई आए तो योग क्या होगा साथियों, अपना योग होगा ए, क्या होगा ए। अगर ए आ के बाद में क्या आए, ई आए तो अब हमारा जो उत्तर होगा परिणाम वो क्या होगा, है ना, वो होगा ए। मैं इधर बाहर लिखता हूं इसको, ये लो ए, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान दें, दूसरी हमने योग की स्थिति की कि ए आ के बाद में क्या जुड़ जाए, उ और उ, है ना, तो हमारा जो उत्तर क्या होगा, यानी वो होगा ओ, क्या होगा ओ, ठीक है, ओ नहीं ओ। उसके बाद हमने बात की कि ए आ के बाद में अगर री जुड़ जाए तो उत्तर क्या होगा, ध्यान देना, यानी यहाँ जो योग आने वाला है वो अपना होगा क्या, अर, क्या होगा, अर, ठीक है। तो अब देखिएगा दूसरी प्रोसेस है अपनी, और वो क्या है कि जब ए आ के बाद में, है ना, पहली तो बात यहाँ पर तीन गतिविधि कर रहे हैं, ए आ और ये किसके साथ जुड़, देखो ए आ किसके साथ जुड़ रही है, ई के साथ, ठीक है, तो उत्तर क्या निकला ए, ठीक। इसी प्रकार ए आ किससे जुड़ रहा है, उ से, ए आ, है ना, ई से जुड़ गया, उ से जुड़ेगा तो उत्तर क्या निकला ओ। इसी प्रकार ए आ किससे जुड़ेगा, री से, है ना, ए आ के बाद में री स्वर आए तो उत्तर क्या निकलेगा, अर होगा, मतलब बदलाव, विकार उत्पन्न होगा, वो ये होगा। तो अब देखिएगा हमारे पास तीन स्थिति है ना, इस एक में ही तीन प्रकार का उत्तर मिलेगा हमें। अब हुआ क्या, यहाँ गौर करने वाली बात ये है ना, यहाँ ये हुआ है कि ये जो ए है ना, ए और ई मिला है तो इनमें गुण आ गया किसी अन्य का, है ना, ए और ई में गुण आ गया, मतलब किसका, ए का, किसका गुण आया है, ए का गुण आया। तो ये देखिएगा ए और ई मिलकर ही क्या बनती है, ए। अपन बात करेंगे तो देखिएगा यहाँ ए, यहाँ ये ए और उ मिलकर के ओ, यहाँ ए आ और ये आपकी री, है ना, क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो ये आपकी एक और प्रक्रिया हुई। और ये जो आपकी दूसरी प्रक्रिया स्वर संधि की, इसको मैं नाम दूंगा, मैंने आपको बताया, क्या बताया है कि भाई ये गुण आया है एक तरीके से, यानी कि ए और ई मिलकर के, है ना, गुण रूप में बदली है किसमें, ए में। अब इसका गुण ऐसा हो गया है। इसी प्रकार ई, है ना, ए आ अगर उ जोड़े तो ओ और री जोड़े तो अर। तो अब आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा साथियों, मैंने आपको बताया है बदलाव किसके तहत हो रहा है, गुण के तहत। तो ये गुण और गुण है। तो अब ये संधि का एक आपका भाग, क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये आपका दूसरा पार्ट हुआ गुण स्वर संधि का, ठीक है। यह बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। इसके स्क्रीनशॉट आप लोग साथ साथ में लेते जाना या वापस करके ले सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये भी लीजिएगा। अब देखिएगा ये मैं प्रोसेस, यानी ये अपनी गुण संधि की प्रोसेस है, मैं इसको यहाँ पर एक बार क्या करता हूँ, पूर्ण करता हूँ, क्योंकि हमें अगली भी लेनी है। यह भी हमने बात की है कि इसको भी हमने साथ में जोड़ के लिया है, ठीक है। अब देखिएगा अपने पास वही है ए और आ, ठीक है। अभी अभी हमने ई से इसको जोड़ दिया, उ से जोड़ दिया, री से जोड़ दिया। तो अब हमारे पास क्या बचा है, ए और ए। ध्यान देना कि ए, है ना, बहुत महत्वपूर्ण बातें होती है ये,
ए आ के बाद में क्या आए, ए और ए आए तो ए और ऐ, ए आ के बाद में ए और ऐ आए तो आपका जो योग होगा, यानी योग के बाद जो विकार उत्पन्न होने वाला है, अंतिम उत्तर जो आपको मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, ऐ। क्या मिलेगा, ऐ। ठीक है ना, क्या मिलेगा भाई, ऐ। इसी प्रकार जब बच्चा लास्ट में दो ही बचे हैं उसको ले लो, यानी दूर आपको जाना नहीं पड़ेगा, सारी चीज यहीं पर हो रही है, बस हमें इधर उधर से कुछ नहीं लाना है कि जब आगे क्या जुड़े, ओ और औ जुड़े, तो आपको इसमें से किसको लेना है, यहाँ योग की जो आपकी गतिविधि हो रही है ना, तो इसमें आप लोग ले लोगे, यानी यहाँ जो आपको उत्तर मिलेगा वो क्या मिलेगा, औ। ठीक है, दोबारा देख लेंगे, है ना। जब ए को हम किसके साथ जोड़ेंगे, जोड़ना हमें स्वर को स्वर के साथ है, बाहर स्वर से निकलना नहीं है, ठीक है ना, यही तो स्वर संधि है। तो ए आ योग किसके साथ किया, ए और ऐ के साथ। हमें चाहे किसी भी सूरत में जुड़ो, चाहे ए किसके साथ जुड़ो, ए के साथ, चाहे आ किसके साथ जुड़ो, ऐ के साथ जुड़ो, चाहे ऐ किसके साथ जुड़ो, ए के साथ जुड़ो, है ना, कोई भी परिस्थिति हो उत्तर क्या आना है, ऐ। इसी प्रकार उत्तर यहाँ पर क्या आना है, औ। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ए जुड़ा किसके साथ, ए के साथ, है ना। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें भाई, यहाँ पर दीर्घ तो है ही, ए में भी दीर्घ होता है ना। यहाँ पर भी अपन देखो ये दीर्घ नहीं है, ये तो वैसे दीर्घ है, ए अपना क्या होता है, हर्ष होता है, सॉरी ए तो क्या होता है, हर्ष होता है ना। लेकिन जब ये चाहे छोटा छोटे से मिले, चाहे छोटा बड़े से मिले, चाहे ए से मिलो, चाहे ए मिलो, चाहे आ से क्या मिलो, ऐ मिलो, आपका उत्तर वृद्धि के रूप में। अब ध्यान देना, थोड़ी सी बात मैं कर रहा हूं, यहाँ स्वर में वृद्धि ही दर्शाई जाएगी, अंतिम स्वर में क्या आएगा, वृद्धि, मतलब ऐ क्या आएगा, ऐ, और ये क्या आएगा, औ। ठीक है, इस वजह से साथियों ये आपका संधि का एक भाग और दो स्थिति हमें मिली है। एक तो क्या कि आ के बाद में ए और ऐ आएंगे तो ऐ, और आ के बाद में और औ होगा तो क्या होगा, औ। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो इस यहाँ क्या हुआ है, स्वर में, है ना, ध्यान देना भाई। एक तो पहले तो हमने दीर्घ की बात की, उसके बाद हमने किसकी बात की, गुण आया, और यहाँ पर क्या हुआ है, स्वर में वृद्धि हुई है, स्वर में क्या हुई है, वृद्धि। तो अब मैं क्या ये लिख सकता हूँ, अगर ऐसी प्रक्रिया हो तो यहाँ एक संधि होगी, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, और वो, है ना, कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि। तो ये 3 नंबर आपका विकल्प हो गया। अब देखिएगा, मुझे लगता है बात आपको फिर समझ में आ गई होगी। इसी को आप लोग क्या करोगे, यानी इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इस कक्षा को और आगे बढ़ाऊं। हाँ, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं इस कक्षा को और आगे बढ़ा सकूं, अगली बार भी आप लोगों को समझा सकूं, है ना। देखिएगा, अभी हमने 3 प्रोसेस पूरी की है, ठीक है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं 3 संधियों को, है ना, बना लिया है ना। हम कोई संधि को रटने की चेष्टा भी नहीं करेंगे, और ये आप सोच लेना, मेरी कक्षा में आप जब भी पढ़ोगे, है ना, चाहे आप किसी भी सत्र के हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि मैं केवल आपको हिंदी सिखा रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता आप मतलब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, मुझे ये नहीं पता कि आप लोग रीट की तैयारी कर रहे हो। मेरी दृष्टि से हिंदी एक ही होती है, और उसको सीखने का तरीका, है ना, अलग अलग जरूर हो सकता है, लेकिन जो बेहतर तरीके से सीखे, जो प्रमाणिकता से हम इन चीज़ों को सीख सकते हैं, तो ये सबसे बेहतर होता है। अपनी सृजनशीलता भी होनी चाहिए। कब तक हम किताबों के माध्यम से रटते रहेंगे, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ऐसा करते जाएंगे वही रटते जाएंगे और भूल जाएंगे, परीक्षा तक जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो आप खुद सीखो। अभी मैंने आपको बताया ए और आ, है ना, इनके साथ जोड़ दिया, ए और आ को पहले तो खुद का जोड़ा, हमने बात की तो वो, उसके बाद हमने ए को इसके साथ जोड़ा, फिर इसके साथ जोड़ा, फिर इसके साथ दूसरी, तीसरी बात, फिर हमने क्या किया, इस ए आ को यहाँ से आगे ले गए, इसके साथ जोड़ा, और फिर हमने उसके साथ जोड़ा। अब देखिएगा, अब ए आ को तो एक बार छोड़ दो, तो अब हमें लेना है किसको, ई और ई को। ध्यान देना भाई, ई और ई, और इधर ये ऊ और ऊ, और है ना, ये अपने पास है री। ध्यान देना भाई, ए आ को छोड़ दो, 3 यहाँ हो गया, 3 काम यहाँ से हो गया। अब देखो ई ऊ और री, अगर हम यहाँ करेंगे, देखिएगा मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ,
है ना, ई सॉरी, ई उ री, कितने हो गए 5 स्वर। अगर इन पांचों के साथ गौर करना भाई, ये पांचों जो स्वर है मैंने आपको बताया है, ई उ और री, अगर इनके साथ है ना, इनके साथ कोई योग करता है, प्लस का मतलब योग हो गया धन, अगर योग क्या करेगा है ना, ध्यान देना, कोई भिन्न स्वर, कोई क्या हो, भिन्न स्वर हो, कोई भी हो सकता है भिन्न स्वर है ना, या आप इसे असमान स्वर कह सकते हो, असमान स्वर, ठीक है। अगर ध्यान दे ई ओ री के साथ कोई भिन्न स्वर, असमान स्वर क्या हो रहे हो, जुड़ रहे हो, तो ध्यान देना भाई। अब देखिएगा यहाँ परिणाम सबका अलग अलग आने वाला है, ठीक है, सबका क्या आने वाला है, अलग अलग आने वाला है, दो दो जोड़ों के रूप में आने वाला है। देखिए मैं बात करता हूं, अगर हम बात करें किसकी, जब ई के बाद में कोई भिन्न स्वर का मतलब ये खुद नहीं, अगर ई के साथ ई मिलेगी तो आप पहले से जानते हो क्या बनेगा। इसी प्रकार ऊ के साथ ऊ नहीं, इससे भिन्न स्वर कोई जुड़ गए इनमें से, चाहे ई के कोई भिन्न ऊ जुड़ जाओ, चाहे आप ई के कोई भी भिन्न स्वर, चाहे आप ये आ जोड़ दो चाहे ए जोड़ दो, लेकिन भिन्न स्वर होना चाहिए, यही समान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार देखो, कोई भिन्न स्वर असमान स्वर आए तो क्या परिवर्तन होगा, है ना। देखिएगा सबसे पहले मैं बात करता हूं ई और ई, ये अगर कोई भिन्न स्वर के साथ क्या करे, योग करे, तो हमारा जो उत्तर निकलेगा, मतलब विकार जो उत्पन्न होगा वो होगा, ध्यान देना भाई, ई का यह, ई का क्या हो जाएगा यह, ठीक है। इसी प्रकार ई और ई है ना, किसके साथ जुड़े, कोई भिन्न स्वर, कोई भी भिन्न स्वर हो सकता है। इसी प्रकार अगर ऊ और ऊ, ध्यान देना भाई, ऊ और ऊ कोई भिन्न स्वर के साथ क्या करेगा, योग करेगा, क्या करेगा भाई, योग करेगा, क्या, ऊ और ऊ कोई भिन्न स्वर आ सकता है, उसके साथ ये योग करेगा, तो ई का तो क्या हुआ यह, ऊ का क्या होगा वह, क्या होगा भाई वह, हलंत होगा। इस चीज को आपको याद करना ही करना है, ठीक है। ये देखिएगा ए का यह, ऊ का वह, ठीक है। अब हमारे पास एक और बचा, मैंने अभी बताया री। अगर री को हम लेते हैं, ध्यान देना, अगर री की बात करते हैं तो है ना, री यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, री के साथ कोई भिन्न स्वर जोड़ रहे हैं, तो ये देखिएगा मैंने यहाँ से ली री और यहाँ से मैंने जोड़ दिया भिन्न स्वर, और ये बच गया, यहाँ पर क्या है, योग करना है, और योग किसके साथ किया, री का कोई भिन्न स्वर के साथ योग किया, तो हमारा रिजल्ट क्या निकला, ध्यान देना, केवल रे, केवल क्या निकला रे। अब देखिएगा मैं आपको बताता हूँ वास्तव में हुआ क्या है। यहाँ पर स्वरों का हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो स्वरों को जोड़ना पड़ रहा है। ई उ और री 5 है, पांचों को कोई भिन्न स्वर से जोड़ रहे हैं, तो ई को जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा यह, उ को जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा वह। अगर इसी के साथ हम क्या करेंगे, री को जोड़ेंगे, किसके साथ जोड़ेंगे भाई, है ना, मतलब री के साथ कोई भिन्न स्वर जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा रे। अभी उससे पहले अर आया था, ये है ना, री के साथ जोड़ने से वो क्या आया था, अर आया था, वो अलग है, और यहाँ मैंने क्या बताया रे, हलंत है, ठीक है। अब देखिएगा 3 है, एक तो हमारे पास क्या मिला रे, एक हमें क्या मिला वह, और एक हमें क्या मिला रे, तो ये 3 स्थिति हमें फिर मिली। अगर इस प्रकार की कोई प्रोसेस या प्रक्रिया किसी संधि में हो रही है तो आप समझ जाना साथियों, यहाँ पर है ना, हाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर अगर इस प्रकार की कोई गतिविधि हो रही हो तो इस संधि का है ना, इस प्रक्रिया का नाम है ना कहते हैं यण, ठीक है। और जब ये यण है तो ये यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि। क्या मैं यहाँ यण संधि लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये आपकी होगी यण संधि। संस्कृत के उदाहरण की भी बात करेंगे हम, इको यणसी है ना, खूब सारे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन हमें समझना है इन चीजों को, जल्दी से जल्दी कैसे समझा जा सके, और दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़े, ठीक है। तो रे, और देखो क्या प्रक्रिया हुई है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं एक बार पुनः बताऊंगा। यहाँ आप इस प्रकार की रेखाओं को देख के बिल्कुल नहीं घबराना है भाई, है ना। यहाँ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, मैं बताता हूँ पुनः। ई कोई है ना भिन्न स्वर जोड़ दिया या असमान स्वर जोड़ दिया तो क्या हुआ, योग से यह बना, मतलब ई का क्या है, ये कोई भिन्न स्वर जुड़ गया, उ के साथ कोई भिन्न स्वर जुड़ गया, क्या बना हुआ है, री के साथ कोई भिन्न स्वर जुड़ा, क्या बना रे। तो हमने वास्तविक चीज यह वह और रे मिला है,
अगर ये ऐसा कहीं मिलता है तो आपकी संधि कौन सी होगी? यण, है ना। तो यण संधि, यण सवर संधि, ये आपकी एक प्रकार से कौन सी प्रक्रिया हुई? चौथी प्रक्रिया। अब हम आखिरी और अंतिम प्रक्रिया को भी लेते हैं, जो प्रक्रिया, है ना। यहाँ पर जो पिछली कक्षा जब आप ऑनलाइन देख रहे थे तो यहाँ कुछ गड़बड़ आपको देखने को मिला, तकनीकी होती है, क्या कर सकते हैं आप सब लोग जानते होंगे, है ना। ये व्यवस्था भी समझ रहे होंगे। अब देखिएगा, यहाँ हम सारी बात पढ़ चुके हैं, है ना। ई और ओ सब यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। अब हमारे पास सिर्फ इतना ही बचा है, एक तो ए और आई, ठीक है। दो तो ये भाई ए और आई, और एक बचा है ओ और औ। अगर इन दोनों के साथ, ध्यान देना भाई, अगर इन दोनों के साथ कोई क्या है, इन दोनों के साथ क्या हो रहा हो? योग हो रहा हो। किसका योग? भिन्न स्वर का। किसका? भिन्न स्वर का, ठीक है। कोई इनसे भिन्न स्वर, है ना, इसको आप असमान स्वर कह सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। अगर इनका क्या आ रहा है? योग। दोबारा सुन लो, ए आई ओ औ के आगे, है ना, इसके साथ क्या करता हो? कोई जुड़ता होगा, भिन्न स्वर या असमान स्वर अगर कोई जुड़े तो यहाँ क्या बदलाव आते हैं, इन बदलावों को देखिएगा। अगर बात ए की करें, ए के कोई भिन्न स्वर जुड़ा है तो देखिएगा ए का क्या बनेगा, है ना। ए में जो बदलाव आएगा वो इस प्रकार आएगा साथियों। ए में जो बदलाव आएगा, यहाँ हमें बात करनी है आई की। किसकी? आई की। यानी ए में जो बदलाव आया है वो क्या आया है? आई। क्या आया भाई? आई। इसी प्रकार यहाँ पर ये क्या है? आई। आई है, ये तो ए है, ये आई है। ये अगर आई के बाद क्या कोई भिन्न स्वर जुड़ जाए तो हमारा यह उत्तर आएगा आय। क्या आएगा? आय, ठीक है। तो ये भी आप ले सकते हो, यह आपकी दूसरी, है ना, दूसरा परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार ओ के कोई भिन्न स्वर जुड़ जाए, देखिएगा, यानी ये मैंने लिया ओ, है ना, और इस ओ को मैंने क्या कर दिया, यानी योग करवाया किसी भिन्न स्वर से, तो फिर हमारे पास, है ना, कहने का मतलब योग करने के बाद की जो प्रक्रिया हुई वो हमारे पास क्या बची? वो, है ना, ओ। गौर करे भाई, यानी कि ए से तो क्या बना? आई से क्या बना? आय। तो यहां पर ओ से बनेगा औ। क्या बनेगा? औ। ये लो, अव हलंत लगाना न भूलिएगा। इसी प्रकार ओ से करें तो यहाँ ए से आ करना है, ठीक है। तो ये ओ, है ना, क्या करे? जब क्या है, भिन्न स्वर से क्या करे? योग करे, तो आपके पास जो स्थिति बनेगी वो होगी आओ। क्या बनेगी? आओ। तो देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद भी हो गया होगा साथ साथ में। अब यहाँ एक और प्रोसेस हुई, वो कौन सी है? ए आई ओ औ। इनके साथ कोई भी भिन्न स्वर जुड़े तो ए का आई का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाएगा। एच ओ एव आओ। अपन जब संस्कृत की भी बात करेंगे तो उसमें इस प्रकार के सूत्र दे रखे हैं, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया हुई है साथियों, ये चार हमें मिला है। एक तो, है ना, एक तो ये हो गया आई, एक आय और फिर औ और फिर आओ। ये सारी प्रक्रिया हो गई है अपनी किसके तहत है? यानी अयादी के तहत। अयादी, है ना, अयादी के तहत। तो साथियों, ये अयादी मैंने बताया है। तो आपका संधि का पांचवा जो बिंदु है, यानी ये भी आ गया अयादी। पिछली कक्षा में ये खाली पड़ा है, वहां पर खाली रहने का कारण तकनीकी खराबी थी साथियों, कुछ मिस्टेक लगातार बन रही थी। तो मैंने सोचा कक्षा को जल्दी उसको समाप्त किया जाए ताकि बच्चों की ज्यादा परेशानी न हो। तो ये वाली बात भी आप लोग जानते होंगे, पांचवा भेद हो गया। अब देखो, अब आप बता सकते हो यानी स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। अब मुझे नहीं लगता आपके पास 1 करोड़ शब्द दे देंगे, इस प्रकार का कोई बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो आप कितने भी वाक्य दे दोगे, कितने भी शब्द आपके पास आ जाएंगे, आप बता दोगे कि इसमें यह संधि है और यह प्रोसेस है। कहाँ परिभाषा रटनी है, कहाँ हम उदाहरण रटते रहते हैं, चीज को सोचते ही नहीं है। यानी हमने ए आ से सारी संधि कंप्लीट कर दी है, मतलब स्वर संधि सारी क्योंकि स्वर इतने ही है और इनकी पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई है। मैं एक बार सारी प्रोसेस को रिपीट कर देता हूं ताकि आपके फायदा हो। ए आ और ई और ऊ खुद अपने से मिलेंगे, कौन सी संधि हो गई? दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया ए आ किससे मिलेगा? ई आ से। किससे मिलेगा भाई? ई से। उत्तर आएगा ए। इसी प्रकार ए आ किससे मिलेगा? ऊ से। उत्तर आएगा ओ। इसी प्रकार ए आ किससे मिलेंगे? री से। उत्तर आपका क्या आएगा?
यानी अर, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आपकी किसके रूप में हुई है, गुण के रूप में। उसी के बाद ये जो ए और आ है ना, ए और आ किससे मिलेंगे, ए और ऐ से, तो उत्तर आएगा लास्ट वाला ये वृद्धि वाला, तो ऐ। इसी प्रकार ए आ किससे मिलेंगे, और औ से, उत्तर क्या आएगा औ, तो लास्ट वाला औ आएगा। तो ये किसके रूप में हो गया, वृद्धि संधि के रूप में। फिर ए आ को छोड़ दो, ई उ और री, इसके साथ कोई असमान स्वर जोड़ोगे तो ई का ये, उ का वह, है ना। गौर करें भाई, ई और ई का ये, उ और उ का वह, ठीक है, हो गया। री का क्या, केवल रह। इसी प्रकार अब ए और ऐ, अब इनको भी छोड़ दो, ए और ऐ और ओ के सामने कोई भिन्न स्वर, कोई भी भिन्न स्वर जुड़ गया तो आपका क्या आएगा, यानी ए का ऐ, है ना, ए का ऐ और ए बड़ा है तो यहाँ बड़ा है, इतना सा सोच लो बस, ज्यादा रटना नहीं है। ये एक तरीके से देखो, हम अगर स्वरों की बात करेंगे ये दीर्घ स्वर ही है, लेकिन इनमें भी अगर छोटा बड़ा अगर बात करना चाहें तो हमें ये दिखाई दे रहा है, तो ये तो यहाँ पर ए, है ना। इसी प्रकार ये आ, तो इधर में ए और आ, तो ऐ आए, और ये ओ, है ना। ओ क्या हो गया, मैंने आपको बता दिया, ओ अगर भिन्न स्वर से जुड़ेंगे तो अव और आओ, ठीक है। ये थी आपके संधि के भाग। उदाहरणों से उदाहरण सहित एक एक प्रक्रिया में आप लोगों को और बताऊंगा। साथियों, आपको कैसी लगी है मुझे जरूर बताना। इस कक्षा का स्पष्ट उद्देश्य था कि आपकी जो खोई हुई चीजें हैं, जो चीजें आप लोगों को लाइव कक्षा में आपने खूब सारा समय दिया उसमें आपको समझ नहीं आई है, तो इस कक्षा को आप पुनः देख लीजिएगा और सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी साथियों। और मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, है ना, कि जो कक्षाएं क्या है हाथों हाथ लाइव हो जाती हैं, है ना, वो कक्षाएं आपको प्ले लिस्ट में मिलेगी होम पेज के ऊपर, लगभग 15 घंटे बाद में आती हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें साथियों, निरंतर पढ़ते रहें। और ये कक्षा कैसे लगी है, क्या आपको कुछ नया सीखने को मिला है, मुझे जरूर बताना। पुनर्बलन के लिए कमेंट आप लोग मुझे दे सकते हो। लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है साथियों। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और है ना, हर प्रकार से जो लोग सम्माननीय है उनका सम्मान करते रहे साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।